नमस्कार, आप लोग उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। आज यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ कोटद्वार और टिहरी दौरे पर थे। कोटद्वार में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तराखंड के लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण है। पहले लोग दिल्ली की तरफ जाने से डरते थे, लेकिन 2017 के बाद आपको परिवर्तन देखने को मिला होगा। उन्होंने कहा कि दोनों प्रदेशों की सीमा जुड़ी हुई है। एक ही पार्टी की सरकार से सुरक्षा का बेहतर वातावरण होगा। वहीं कोटद्वार से रितु खंडूरी के लिए वोट की अपील करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास के कार्य गिनाए। तो वहीं उन्होंने विपक्ष के कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह नेगी के लिए कहा कि वे बेहद अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन वे गलत दल में हैं। यह तय है कि आज उत्तर प्रदेश कोटद्वार से, पौड़ी से, यमकेश्वर से जब पहले लोग दिल्ली की तरफ जाते थे तो रात्रि में जाने से डरते थे। 17 के बाद परिवर्तन देखने को मिला होगा। यद्यपि मेरा प्रयास रहता है कि माफिया और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई ऐसे करो कि उत्तराखंड की तरफ भागने की स्थिति न हो। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सियासी घमासान हुआ। एक तरफ जहां चुनाव प्रचार को धार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचे, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी तीसरी बार उत्तराखंड के दौरे पर रहे। तो वहीं प्रियंका गांधी भी 12 फरवरी को उत्तराखंड में चुनावी रैलियां करती नजर आईं। आपको बता दें कि सभी दिग्गज नेता, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही क्यों ना हो, सभी चुनाव को नजदीक देखते हुए जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। इस दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी जनता को लुभाने के लिए ढेरों वायदे करती नजर आईं। ये 5 तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिसमें एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम धामी आपको नजर आएंगे, तो वहीं दूसरी तस्वीर में अमित शाह आपको नजर आएंगे। तीसरी तस्वीर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की है, तो वहीं चौथी तस्वीर में आप यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को देख सकते हैं। 5वीं तस्वीर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी देखी जा सकती हैं। ये 5 तस्वीरें बयां करती हैं कि इस चुनाव में कांटे की टक्कर होने वाली है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित किया, जहां सीएम धामी ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस ने बस तुष्टीकरण की राजनीति की है। साथ ही सीएम धामी ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले बयान पर भी कांग्रेस को घेरा। सुनिए। आपके नेतृत्व में, आपके निर्देशन में, आप सबकी सेवा के लिए रात दिन जितना हमारे में प्राण है, जितनी हमारे में शक्ति है, लगातार काम करने का काम कर रहे हैं। और हम किसी को इस आधार पर काम नहीं कर रहे हैं कौन किस धर्म का है, कौन किस वर्ग का है। भाइयों बहनों, वहीं दूसरी तरफ आज कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड के अंदर क्या कर रही है। एक तरफ जहां इस प्रकार के सार्वजनिक काम हो रहे हैं, सब वर्गों के लिए काम हो रहे हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी जो 1947 के बाद लगातार इस देश के अंदर एक ही काम करती रही है, वो काम करती रही है तुष्टीकरण को बढ़ाना और केवल वोटों की सौदेबाजी करना। और आज भी एक वोट बैंक को साधने के लिए, एक वर्ग विशेष का वोट लेने के लिए भाइयों बहनों तुष्टीकरण का फिर से जाल बिछाना शुरू कर दिया है। जहां उत्तराखंड देवभूमि में मोदी जी के नेतृत्व में केदार बाबा को सजाया जा रहा है, बद्रीनाथ धाम का पुनर्निर्माण हो रहा है, मानस खंड बनाया जा रहा है, यहां पर अस्पताल बनाए जा रहे हैं, स्कूल बनाए जा रहे हैं। और आप कहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर हम सरकार में आएंगे तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। कांग्रेस के पास न नेता है, न नीति है, न कोई विकास की नीयत है। कांग्रेस उत्तराखंड की संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने का वो जैसे कि निश्चय कर बैठी है। भाइयों बहनों, उत्तराखंडियत की बात करने वाले, उत्तराखंड बनाने का विरोध जिन्होंने किया था, आज कहते हैं उसी बार कमल का बटन दबाना है कि बटन दबाते 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 वो बटन ही अंदर चला जाए। और जब 10 मार्च को रिजल्ट निकले, ये जितने भी सारे काम हैं, ये सारे काम तभी संपन्न होंगे जब भाइयों बहनों लक्ष्मी जी आएंगी। और लक्ष्मी जी न झाड़ू में आएंगी, न हाथी में आएंगी, न साइकिल में आएंगी, और हाथ के पंजे में तो कतई नहीं आएंगी। लक्ष्मी जी आएंगी तो कमल के फूल में आएंगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर कटाक्ष किया और कहा कि कांग्रेस की दशकों से एक ही पॉलिसी रही है, चुनाव में बड़े बड़े वादे करो, सरकार बनाओ, फिर वादे पूरे नहीं, घोटाले भ्रष्टाचार करो। इस बार भी जो वादे इन्होंने किए वो झूठ का पुलिंदा मात्र है। सुनिए। ऐसे विकृत राजनीति वाले लोग हैं कि वे अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए औरों का बुरा सोचते हैं, बुरा देखते हैं। ये लोकतंत्र में नहीं चल सकता है। भाइयों बहनों, वो तो नहीं चाहते थे वैक्सीन लग जाएगी तो फिर बद्रीनाथ, केदारनाथ, मसूरी, नैनीताल यात्री आना शुरू हो जाएंगे, टूरिस्ट शुरू हो जाएंगे, तो फिर उनकी राजनीति की खिचड़ी कैसे पकेगी। और इसलिए वो लोगों को वैक्सीन के लिए गुमराह करते थे। ये नहीं चाहते थे कि वैक्सीन का कवच पाने के बाद रोजगार और उद्योग धंधे फिर से चल पड़े। आप उधम सिंह नगर के लोग तो अच्छी तरह समझते हैं कि इन्होंने कितना खतरनाक खेल खेला और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जानते हैं क्या थी? ये सोचते थे कि सब कुछ पटरी पर आ जाएगा तो ये मोदी को गाली कैसे देंगे, फिर ये भारत को बदनाम कैसे करेंगे। भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी की दशकों से एक ही पॉलिसी रही है, चुनाव में वादे करो, बड़े बड़े वादे करो, सरकार बनाओ और फिर वादे नहीं घोटाले करो, भ्रष्टाचार करो। चुनाव आए तो फिर नए वादे करो। इस बार भी जो वादे इन्होंने किए हैं वो झूठ का पुलिंदा है। ये गरीबी हटाने का झूठ बोलते हैं। 40 साल से गरीबी हटाओ कहते रहे हैं, गरीबों को गरीबी में और नीचे धकेलने के लिए करते रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वो गरीबी नहीं, गरीबों को ही हटाने। उत्तराखंड के कपकोट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जो उत्तराखंड को अलग राज्य बनाना चाहते थे, उनके पीछे उनकी एक ही सोच थी कि उत्तराखंड छोटा राज्य भले ही हो लेकिन एक आदर्श राज्य के रूप में खड़ा होना चाहिए। इसलिए उन्होंने उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया। सुनिए। के जवानों ने पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादी ठिकानों का सर्जिकल स्ट्राइक करके सफाया कर दिया और जरूरत पड़ी एयर स्ट्राइक करके भी आतंकवादी ठिकानों का सफाया किया। यह है भारतीय जनता पार्टी की ताकत। और सारी दुनिया को हमने संदेश दे दिया कि भारत कमजोर भारत नहीं, भारत ताकतवर भारत है। भारत की तरफ यदि कोई आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा तो हमारे अंदर आज वह दम है कि हम इस पार भी मार सकते हैं और जरूरत हुई तो हम उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह भारत के अंदर ताकत। राहुल गांधी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि भारत के सेना के जवान ज्यादा मारे गए और चीन के केवल 3-4 मारे गए। हमारे सेना के जवानों के मनोबल को वह तोड़ना चाहते हैं। लेकिन उसी समय एक दिन आगे पीछे ऑस्ट्रेलिया के एक पत्रकार ने, जो खोजी पत्रकार था, उसने ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार क्लेक्सान, KLEXON क्लेक्सान में यह लिखा है कि हमने खोजबीन करने के बाद और मौके की जांच करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में जो संघर्ष हुआ था उसमें चीन के 38 से लेकर 50 लोग मारे गए। बहनों भाइयों, यह है हमारे भारत के सेना के जवानों का शौर्य और पराक्रम। लेकिन आप सब जानते थे कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो उत्तराखंड को अलग राज्य बनाना चाहते थे, उसके पीछे उनकी एक सोच थी। वह चाहते थे कि हमारा उत्तराखंड राज्य छोटा राज्य भले ही है
लेकिन एक आदर्श राज्य के रूप में इसे हिंदुस्तान में खड़ा होना चाहिए, यह अटल बिहारी वाजपेयी जी की हसरत थी, यह उनकी इच्छा थी। और इसीलिए उत्तराखंड राज्य को उन्होंने एक विशेष दर्जा दिया, कहा कि उत्तराखंड राज्य को स्पेशल स्टेटस प्राप्त होगा। लेकिन जब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आई और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार आई, तो बहनों भाइयों, तो आपको विशेष दर्जा मिला हुआ था उत्तराखंड राज्य को, उसको समाप्त कर दिया। लेकिन जब हमारे नरेंद्र मोदी जी 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने, तो बहनों भाइयों, एक विशेष दर्जा जो पहाड़ी राज्यों को होता है, फिर से उन्होंने उत्तराखंड को देने का काम किया। लेकिन आप सब जानते थे, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो उत्तराखंड को अलग राज्य बनाना चाहते थे, उसके पीछे उनकी एक सोच थी। वह चाहते थे कि हमारा उत्तराखंड राज्य छोटा राज्य भले ही है, लेकिन एक आदर्श राज्य के रूप में इसे हिंदुस्तान में खड़ा होना चाहिए, यह अटल बिहारी वाजपेयी जी की हसरत थी, यह उनकी इच्छा थी। और इसीलिए उत्तराखंड राज्य को उन्होंने एक विशेष दर्जा दिया, कहा कि उत्तराखंड राज्य को स्पेशल स्टेटस प्राप्त होगा। लेकिन जब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आई और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार आई, तो बहनों भाइयों, तो आपको विशेष दर्जा मिला हुआ था उत्तराखंड राज्य को, उसको समाप्त कर दिया। लेकिन जब हमारे नरेंद्र मोदी जी 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने, तो बहनों भाइयों, एक विशेष दर्जा जो पहाड़ी राज्यों को होता है, फिर से उन्होंने उत्तराखंड को देने का काम किया। 84 से हम आते चले आ रहे, हमारी सरकार बनेगी, ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। बहनों भाइयों, आज आप जाकर देख सकते हैं अयोध्या की धरती पर भव्य राम मंदिर। उत्तराखंड के धनौल्टी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे याद है कि जब अलग राज्य का संघर्ष चल रहा था, तब कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या था। वे देवभूमि के पक्ष में नहीं थे। उस समय सिर्फ भाजपा ऐसी पार्टी थी जो कहती थी कि उत्तराखंड की रचना करनी चाहिए। सुनिए। माताओं, भाइयों, बहनों, कांग्रेस कभी विकास नहीं कर सकती। उनके पास ना इच्छा है, ना उनकी शक्ति। मैं आज आपको कहकर जाता हूं, 2014 में, 2017 में और 2019 आपने मोदी जी की झोली कमल के निशान से भर दी है। भर दी है ना? भर दी है ना? इस बार भी फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी और हमारे पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा कर भाई प्रीतम जी को जिताकर विधानसभा में। उत्तराखंड के टिहरी में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब कोई पार्टी लावारिस होती है तो उसका यही हाल होता है जो कांग्रेस का है। वहां तो इस समय एक नई होड़ लगी है कि हिंदुओं को कितना अपमानित कर दो, जिनको स्वयं ये नहीं मालूम कि वे खुद हिंदू हैं या नहीं। वे हिंदू की परिभाषा भूल रहे हैं। सुनिए। इसलिए आप लोग क्यों उस डूबते हुए जहाज में बैठे हुए हैं? डूबते हुए जहाज में नहीं बैठना चाहिए, उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज विकास के जिस नए उस पर कार्य कर रही है। मैं लगभग 1.5 साल पहले आया था केदारनाथ धाम का दर्शन करने के लिए, और भाइयों बहनों, मैंने देखा कांग्रेस की सरकार के समय केदारनाथ धाम कैसे उजड़ गया था, किस प्रकार की स्थिति थी। और आज भव्य और दिव्य केदारनाथ धाम बन गया फिर से। और वहां पर तो इस समय एक नई होड़ चली है, हिंदुओं को कितना अपमानित कर दो। जिनको स्वयं ये नहीं मालूम कि वे स्वयं हिंदू हैं या नहीं हैं, वे हिंदू की परिभाषा बोल रहे हैं। जिनके नाना पर नाना कभी कहते थे अपने को, आप 2 महापुरुषों की बातों को आपने सुना होगा,
एक स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये कोई सांप्रदायिक शब्द नहीं है। हिंदू कोई सांप्रदायिक शब्द नहीं है। हिंदू हमारी सांस्कृतिक पहचान है। हम दुनिया में कहीं भी जाते हैं इस संबोधन से जाने जाते हैं। भारतवासी दुनिया के अंदर कहीं भी जाता है, हिंदू संबोधन से संबोधित किया जाता था, संबोधित। तो वहीं खटीमा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित किया, जहां प्रियंका गांधी ने कहा कि जो मुख्यमंत्री बैठे हैं, जो आपको बिंदी और चूड़ियां बांट रहे हैं, इनसे पूछिए कि इन्होंने आपको रोजगार क्यों नहीं बांटे। जब आपको सख्त जरूरत थी तो ये सामने क्यों नहीं आए। हमारे भाई बहन शहरों से वापस आ रहे थे तो आप कहां थे। जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो आप कहां थे। सुनिए। तो मैं हमेशा कहती हूं कि हमें राजनीति को बदलना है और राजनीति को विकास के बारे में बनाना है। हमें ऐसी राजनीति लानी है जो चुनाव के समय जो लोग आपके सामने आए वो धर्म, सांप्रदायिकता, जातिवाद की बात न करें, वो आपके विकास की बात करें। रोजगार कहां से आएंगे, किसानों के लिए क्या करेंगे, महिलाओं के लिए क्या करेंगे, जनजातियों के लिए क्या करेंगे। इसीलिए हम आपके सामने ये सब बातें कहना चाहते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। हमने पहले भी करके दिखाया है और जहां जहां हमारी सरकारें हैं आप देखिए काम हो रहा है और जनता के लिए काम हो रहा है। ये कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम नहीं कर रहे हैं आप, ये आप अपना भविष्य बनाने का काम कर रहे हैं। आपके भविष्य को आपके हाथों से छीना जा रहा है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जा रहा है, आपकी मेहनत की कमाई उनके पास जा रही है। रोको इसको, इस तरह की राजनीति को रोको, ये आपकी जिम्मेदारी है। यही मांगने आई हूं मैं आपसे, अपने देश के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाओ। वही जिम्मेदारी आपकी अपने बच्चों के प्रति है, उनका भविष्य बनाना है। तो ये जो वोट है, जो आपकी इतनी बड़ी ताकत है, उसको समझिए, एकजुट होकर उसको उसी पार्टी को दीजिए अपना वोट जो आपका विकास कराए। देश का बजट आता है, गरीबों के लिए कुछ नहीं, किसानों के लिए कुछ नहीं, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं, जो छोटे और मध्यम व्यापारी हैं, जो इस तरह की दुकानें चलाते हैं, जो रास्ते में हैं इधर, जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट बनाते हैं, उनके लिए कुछ नहीं। वही है इस देश की रीढ़ की हड्डी, जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे व्यापारी हैं, जो पिछले 5 सालों में जिनका व्यापार बंद होने के कगार पर आ गया है, जिनको बताया गया था कि नोटबंदी इसलिए की जा रही है कि देश का पूरा काला धन वापस आ जाए। उनको ये नहीं बताया किसी ने कि नोटबंदी से उन पर कितना संकट आने वाला था। उसके बाद जीएसटी थोपी गई उन पर, कोरोना आया, कोरोना में लॉकडाउन हुए। सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं छोटे व्यापारियों को हुआ जो इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं। मैं क्यों कह रही हूं कि आप इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं? क्योंकि रोजगार पैदा करने वाले यही छोटे और माध्यम व्यापारी हैं। कोई अडानी जी और अंबानी जी नहीं पैदा कर रहे हैं रोजगार आपके लिए। रोजगार पैदा करने वाले छोटे और मध्यम जो व्यापारी हैं, जो बिजनेस हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट हैं, ये हैं। इस सरकार की नीति और नीयत देखिए किस तरह से आपकी कमर तोड़ी है। हमें मदद कर दो। मुझे याद है हमने कितनी जीपों का इंतजाम किया, बसों का इंतजाम किया। क्यों किया? हम राजनीति कर रहे थे क्या? हम अपना धर्म निभा रहे थे। हमारा देशवासी अकेला बड़े बड़े शहरों से पैदल अपने गांव तक आ रहा था। हमारी सरकार ने उसको भगवान भरोसे छोड़ा, हमने उसकी मदद की। मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं आजकल, आपको बिंदियां और चूड़ियां बांट रहे हैं। इनसे पूछो रोजगार क्यों नहीं बांटे? इनसे पूछो हमारी जमीन क्यों छीनी? इनसे पूछो जब हमारे भाई बहन
शहरों से वापस आ रहे थे तो तुम कहां थे? आज क्यों आए हो हमारे पास? जब हम संकट में थे, जब हमारे किसान भाई आंदोलन कर रहे थे तो तुम कहां थे? और आप सब इन सवालों का जवाब जानते हैं। अपने दिलों में झांको। 5 सालों में क्या आप आगे बढ़े हैं? आपका जीवन बेहतर बना है? बताओ, बेहतर बना? हल्द्वानी में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तराखंड में जब पहुंची तो उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। दोपहर करीब 2 बजे हल्द्वानी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बड़ी सौम्यता के साथ बिना उग्र हुए भाजपा सरकार पर हमला बोला। इससे पहले यहां पहुंचने पर प्रियंका गांधी को कांग्रेस नेताओं ने कुमाऊनी पिछौड़ा पहनाकर स्वागत किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरी दादी इंदिरा गांधी का उत्तराखंड से गहरा रिश्ता था। इन्होंने देवभूमि उत्तराखंड की जनता को संघर्षशील बताया और कहा कि यहाँ के लोगों ने इस देश की आन बान शान के लिए जो कुर्बानी दी है उसको भुलाया नहीं जा सकता। तो वहीं प्रियंका ने भाजपा सरकार को चंद अरबपतियों के लिए काम करने वाली सरकार बताया। तरह से सरकार ने छोटे व्यापारियों को, दुकानदारों को इतनी मुश्किल में डाल दिया है। पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी, फिर लॉकडाउन, बगैर किसी मदद के। हम जानते हैं, समझते हैं। हम कह रहे हैं कि हम आपकी मदद करेंगे। आपने देखा कि कोरोना में क्या हुआ। झूठ में झूठ बोला गया। यहाँ तक कि जो टेस्टिंग है उसके बारे में झूठ बोला गया। आपको स्वास्थ्य उत्तराखंड में चुनावी शोर थम गया है। इससे पहले आज राजधानी देहरादून के सभी 10 विधानसभाओं में जिला प्रशासन ने पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया है। वहीं देहरादून के सबसे सुदूर पोलिंग बूथ त्यूड़ी, कालसी, चक्राता सहित कई इलाकों में पार्टियों को भेजा जा चुका है। इन सभी पोलिंग पार्टियों को देहरादून के रायपुर स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम से रवाना किया जा रहा है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। जहां राजनीतिक पार्टियों की अगर बात की जाए तो आज जो चुनाव प्रचार का जो बिगुल है वो आज थम जाएगा शाम तक। और अगर हम बात करें आज पोलिंग पार्टियों की तो आज देहरादून की लगभग 10 विधानसभाओं में जो पार्टियां हैं वो आज यहाँ रवाना करी जा रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं देहरादून के रायपुर जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है वहाँ पर हम लोग मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लंबी कतार यहाँ पे गाड़ियों की लगी हैं। सभी जो पोलिंग पार्टियां हैं उनको दूरस्थ इलाकों के लिए सबसे पहले भेजा जा रहा है। लेकिन खास बात यह है कि जो उत्तराखंड की और देहरादून की अगर हम बात करें तो देहरादून विधानसभा क्षेत्र की सबसे दूरस्थ इलाके की अगर बात की जाए तो चक्राता विधानसभा के जैसे त्योनी, इन जगहों के लिए सबसे पहले जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना की जा रही हैं। और यही बात है कि अगर हम बात करें तो 14 फरवरी को मतदान होना है। उसके लिए जिला स्तर पर भी सारी तैयारियां कर ली गई हैं। अपने सहयोगी रमन जायसवाल के साथ हरीश खंडा, एनबी न्यूज, देहरादून। ऋषिकेश विधानसभा सीट पर प्रचार प्रसार के अंतिम दिन सभी राजनीतिक पार्टियों ने जनसंपर्क के नाम पर अपना अपना शक्ति प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने भी सैकड़ों लोगों की भीड़ के साथ शहर में रैली निकालकर जनसंपर्क करते हुए शक्ति प्रदर्शन किया। शक्ति प्रदर्शन के बाद पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। अब 14 फरवरी को मतदान के दिन ऋषिकेश विधानसभा के मतदाता किस प्रत्याशी को सबसे ज्यादा मत देकर उसके दावे को हकीकत में बदलते हैं और किस प्रत्याशी के दावे की हवा निकालते हैं, इसके परिणाम जानने के लिए 10 मार्च तक का इंतजार करना होगा। और चारों तरफ लोग यही कह रहे हैं कि हमने एक मौका बीजेपी को देके देखा, कांग्रेस को मौका देके देखा, 10-10 साल इनको देखा, उन्होंने वादे किए, काम नहीं किए। अब हम एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को देके देखना चाहते हैं। ये देखा जा रहा है कि आप लोग उत्तराखंड ज्यादा पंजाब पे फोकस कर रहे हैं, जल्दी वापस क्यों हाथ खींचिए? उत्तराखंड का चुनाव परसों मैं यहाँ हूँ, फोकस कैसे बदल गया? पर 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी यहाँ थे। नहीं, आप देखो ना, ये क्या जबरदस्त प्रचार चल रहा है, क्या बात कर रहे हो? क्या माहौल लग रहा है, कैसी स्थिति है? माहौल बहुत बढ़िया है, हर सीट पे बहुत बढ़िया है। बहुमत की सरकार बनेगी, दिल्ली की तरह से बनेगी। जैसे दिल्ली में लोग कहते थे कांग्रेस बीजेपी जब थी कि इनके अलावा कोई आ नहीं सकता, लेकिन कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप चिंता मत करो। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।